हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिस्ट्री और हिस्ट्री में देखने वाले हैं हम प्रारंभिक राज्य। इससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें, आपकी सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये सिलेबस दिया है। यहाँ पे दिया है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का भारत और भारत के प्रारंभिक राज्य। फ्रेंड्स, ये जो दोनों टॉपिक हैं वो लगभग एक ही हैं, क्योंकि 6ठी शताब्दी के बारे में हम जब अंदर जाएंगे तो हमको भारत में जो आपका प्रारंभिक राज्य है वो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग ये दोनों टॉपिक आपका एक ही है, इसलिए हम दोनों टॉपिक को एक ही तरीके से देखेंगे। और दूसरा कि इसी आप 6ठी शताब्दी जब देखेंगे तो आपके नए विचारक भी यहीं से आ जाते हैं, जिसमें आपके बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संप्रदाय वगैरह ये सब भी आते हैं। तो हम यहाँ पे इस दोनों टॉपिक के अंतर्गत मगध साम्राज्य को देखेंगे और साथ ही आपके नए विचारक जो है उनको भी देखेंगे। तो एक बार बुक में भी इस चीज को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम बुक की बात करें तो ये आपका प्रारंभिक राज्य लिखा है और इसी के अंतर्गत देखिए आपका यहाँ पे आ गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद के बारे में, और यहीं से भारत में प्रारंभिक राज्य प्रारंभ हुए हैं। अब हम अगर इस टॉपिक की बात करें तो आप यहाँ पे पढ़ते पढ़ते अब यहाँ पे चले आएंगे तो देखिए यहीं से आपका ये इसी टॉपिक के अंतर्गत आ जाता है नए विचारक, क्योंकि अगर इनका हम सन देखें तो लगभग ये उसी समय की बात आती है। देखिए यहाँ पे 250 दिया है ईसा पूर्व की बात, तो लगभग ये आपकी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के अंतर्गत ही आएगा। तो अभी जो हम देखने वाले हैं वो आपको बता दें कि हम देखेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के बारे में आपको बताएंगे, और साथ ही इसमें जो इम्पोर्टेंट जनपद थे उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक राज्य है भारत। आज से लगभग 2600 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। संख्या में ये 16 थे। इन महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, जिनमें से कई राजधानियों की किलेबंदी की गई थी। ये थोड़ी सी उस वक्त की जानकारी है। और कहा जा रहा है अर्थात राजधानी के चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ताकि जो शत्रु है वो अगर बाहर से आक्रमण करे तो उनको रोका जा सके। और कहा जा रहा है कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिसके परिणाम से जो खेती की जमीन थी उसे बहुत ज्यादा गहराई तक जोता जाने लगा और फसल में काफी अच्छी उपज हुई। लोहे के तहत जो फाल थे वो लोहे के बनाए गए और इसमें फसलों की उपज भी बढ़ गई। अब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद देखिए आपके दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने जन्म के पूर्व 16 महाजनपदों का जन्म हो चुका था, यानी कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था उससे पहले 16 महाजनपद आपके बन चुके थे। और अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इस समय के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। आगे दिया है 16 महाजनपद में वज्जी और मल गणतंत्र थे। गणतंत्र यानी कि जो जनता के तंत्र के माध्यम से चलाए जाते थे, और से सभी क्या थे, राजा तंत्र, यानी कि राजा से शासन किसको प्राप्त होता था, उनके पुत्र को, और वही उसका संचालन करते थे। यहाँ पे आपको 16 महाजनपद दिए हैं, जिसमें आपके देखिए क्या है, अंग की राजधानी चंपा, काशी की राजधानी वाराणसी, मगध की राजधानी गिरिब्रज, और या फिर इसे राजगृह कर सकते हैं। फिर नवा अगले पेज पे दिया, हम तो यहीं पे देख लेते हैं पहले। पांचाल जो महाजनपद है इसकी जो राजधानी थी कांपिल्य थी। अश्मक पोत या पोटली थी। मल्ल कुशीनारा या कुशीनगर इसकी राजधानी थी। वहीं आगे हम देखें तो आपका देखिए यहाँ पे दिया है अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती थी। वत्स कौशाम्बी, गांधार तक्षशिला राजधानी थी। कंबोज, हाटक और कुरु का इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। वहीं पे चेदी का देखे तो शक्तिमती, सूरसेन मथुरा और मत्स्य विराट नगर है। और वज्जी जिसका विदेह एवं मिथिला जिसकी राजधानी है। वहीं पे कौशल कहे तो कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती या फिर अयोध्या आती है। देखिए इन 16 महाजनपदों में अगर सबसे जो सर्वाधिक शक्तिशाली था वो आपका मगध था, इसलिए हम मगध के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि मगध से ही आपके प्रश्न उठते हैं। दिया है कि 16 जनपदों में अश्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। आगे दिया है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व बुद्ध काल में गण राज्य यानी कि गणतंत्र का भी अस्तित्व था, जिसमें प्रमुख थे ये गणतंत्र वाले राज्य ही आपसे पूछेगा नहीं। और यहाँ पे सीधे सीधे आपका आ गया मगध साम्राज्य। तो आइए हम मगध साम्राज्य को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिया है प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य में आपका है 16 महाजनपद थे, जो अभी मैं आपको बुक में दिखा चुकी हूँ। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था और मगध साम्राज्य कब से 544 से 322 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल रहा है। इस अगर हम कहें मगध साम्राज्य में 3 वंश आए। एक आया हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश। देखिए हर्यक वंश में 4 शासक हुए थे। बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन, और उदयन के बाद जिसने अंतिम शासन किया था वो नागदशक था। नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग के बाद कालाशोक, नंदीवर्धन और जिसे नंदीवर्धन का ही नाम महानंदिन था।
और महानंदिन का वध कर महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की और इसके जो अंतिम शासक थे घननंद थे। अब देखिए प्रश्न क्या है, इतनी चीजें तो पढ़नी है आपको, लेकिन प्रश्न देखिए अगर हम तीनों वंश की बात करें तो सबसे ज्यादा आपके जो प्रश्न बनते हैं हर एक वंश में बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन से बनते हैं। शिशुनाग वंश की बात करें तो काल अशोक से ज्यादा इसके प्रश्न बनते हैं। वहाँ नंदीवर्धन की बात करें तो महापद्म और घननंद, इन दोनों से ही प्रश्न आपके बनते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला प्रश्न हम इसे प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन है, यानी कि पाटलिपुत्र को किसने बनाया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु, उदयन या घननंद? तो जो पाटलिपुत्र थी वो उदयन की राजधानी थी। यहाँ से ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, काला अशोक की राजधानी थी। देखिए यहाँ से मैंने कहा कि काला अशोक से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके उठते हैं, तो प्रश्न हमेशा उठेंगे। काला अशोक की राजधानी थी, तो काला अशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसे सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है? तो आपने सुना होगा कि परशुराम ने समस्त क्षत्रियों का नाश कर दिया था, वही उपाधि दी गई है सर्व छत्रांक कि समस्त क्षत्रियों को समाप्त करने का। वो किसे दिया गया है? महापद्म नंद, खारवेल, शशांक या सिकंदर? तो सर्व छत्रांकन किसे कहा जाता है? वो महापद्म नंद को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। चौथा प्रश्न देखिए, बिंबिसार के राजवैद्य का क्या नाम था? देखिए ऑप्शंस आपके हमेशा वैसे होते हैं कि आप हमेशा भ्रम में पड़े। यहाँ पे अगर प्रजापति को छोड़ देते हैं हम और खारवेल को, तो आप जीवक और चरक ये दोनों वैध रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भ्रम हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर कीजिएगा। बिंबिसार का जो राजवैद्य था वो जीवक था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का, अभी हमने ऊपर आपको दिखाया है, नंद वंश के 2 शासक हुए थे। कौन थे? महापद्म नंद और घननंद। तो अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ से सही है। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, किसने अपने पिता की हत्या कर मगध पर शासन किया और उसके पुत्र ने उसकी हत्या कर दी? देखिए मगध साम्राज्य की जब स्थापना हुई तो इसकी स्थापना की थी बिंबिसार ने। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र कौन आया था? अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। तो देखिए बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था स्वयं, और अजातशत्रु के पुत्र ने उसकी हत्या कर गद्दी को प्राप्त किया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किसने अपने पिता की हत्या कर मगध पर शासन किया था? तो वो अजातशत्रु और उदयन दोनों थे। फिर कह रहा है उसी में कि उसके पुत्र ने उसकी हत्या की। तो अजातशत्रु ऐसा था जिसने अपने पिता की हत्या की और इसके पुत्र ने इसकी हत्या की। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका बनेगा वो ए ऑप्शन यहाँ से बनेगा, अजातशत्रु। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न आपका दिया है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक देखिए आपका यहाँ पे है नंदीवर्धन था। ऑप्शन डी आपका यहाँ से सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में? अजातशत्रु, शेषनाग, अशोक और कनिष्क। तो किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। 9वां प्रश्न देखिए, दूसरे परशुराम का अवतार किसे कहा जाता है? दूसरे परशुराम का अवतार महापद्म नंद को कहा जाता है, जिन्होंने सर्व क्षत्रियों का नाश किया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न देखिए, सुराग, तो यहाँ सुराग नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा शिशुनाग। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त किसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था? तो शिशुनाग की जो दूसरी राजधानी थी उसका दायरा बहुत विस्तृत हो चुका था। इसे कंट्रोल करने के लिए इसे 2 केंद्र चाहिए थे, इसलिए इसने दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र के अलावा एक और राजधानी बनाई। कौन थी? तो वो थी वैशाली। ऑप्शन ए आपका यहाँ से सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही। इसी टॉपिक का हमारा एक और पार्ट रह जाता है जिसमें आपके सिलेबस में तो दिया नहीं है, बट वो आपको पढ़ना है, नए विचार, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म आपके आएंगे। तो फिलहाल के लिए केवल इतना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।